नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों और दर्शकों के सामने आज एक बहुत खास मेहमान के साथ में हूं। डॉक्टर अनुभूति यादव। ये देश के एक सबसे बड़े मीडिया संस्थान IIMC इसमें प्रोफेसर हैं। ये मीडिया की पढ़ाने वाला सबसे बड़ा एक संस्थान है और अनुभूति यादव उसमें न्यू मीडिया की प्रोफेसर हैं, न्यू मीडिया पढ़ाती हैं। लेकिन इस विषय के साथ साथ उनको कई दूसरे मामलों में भी महारत हासिल है, जैसे फैक्ट चेकिंग, जो आज की एक बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। चारों तरफ जितना झूठ बिखरा हुआ है, झूठ गढ़ा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, ऐसे में खुद अखबारों के लोगों को, मीडिया के लोगों को फैक्ट चेकिंग की एक बड़ी जरूरत पड़ती है, ताकि उनके पास आने वाली खबरों को वो जांच सकें कि वो सच है कि नहीं, इसके पहले कि वो उसके आगे बढ़ाएं। तो अनुभूति गूगल के साथ ऐसे फैक्ट चेक करने वाले, इसकी ट्रेनिंग देने के कई वर्कशॉप कर चुकी हैं। ये भी उनके काम का एक हिस्सा है। उन्होंने न्यू मीडिया पे एक किताब लिखी है। उसी किताब के बारे में पढ़कर मुझको उनसे ये बात करना सूझा। आज की बातचीत में हम ये देखना चाहेंगे कि न्यू मीडिया आखिर क्या है, मीडिया किस तरह का होने वाला है, आज जो हो चुका है डिजिटल मीडिया, और अगले 5-10 साल में किस तरह का रहेगा। क्योंकि जो मीडिया के जानकार हैं वो अगले 10 बरस का तो कम से कम सोचते हैं कि 10 बरस बाद किस तरह का रह सकता है मीडिया। दूसरी बात यह है कि ये मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए ही ये बातचीत नहीं है, ये मीडिया के जो ग्राहक हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, जो अखबारों को पढ़ते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेट पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें पाते हैं, समाचार और विचार पाते हैं। उन सब के लिए अगले 10 बरस किस तरह की उम्मीद या नाउम्मीदी के हो सकते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज चारों तरफ खबरों में बना हुआ है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया के अपने काम को और मीडिया को इस्तेमाल करने वाले लोगों को, इन दोनों को किस तरह से प्रभावित करने वाला है। ऐसी कई चीजों पे हम एक समझ पाने की कोशिश करेंगे अनुभूति से। वो बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में लगातार काम करती हैं। वो यूनेस्को के साथ कुछ प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई हैं, और उनका एक्सपोजर किसी एक आम जर्नलिस्ट से या आम मीडिया टीचर से उनके मुकाबले बहुत अधिक है, क्योंकि वो इन सारी चीजों के बीच में बसी हुई हैं और लगातार काम करती हैं। मैं उनको फेसबुक पर उनके सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और दूसरी चीजों को देखते देखते यहाँ तक पहुंचा हूं। उनसे मेरा कोई पुराना वास्ता नहीं रहा है। अनुभूति, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और जितने भी दर्शक हैं इस YouTube चैनल के, उनको भी मैं नमस्कार करना चाहूंगी। और खास तौर से इस विषय पर न्यू मीडिया, क्योंकि आज के समय में मेरे ख्याल से केवल जर्नलिस्ट ही नहीं, वो लोग ही नहीं जो न्यू मीडिया में काम करते हैं या मीडिया फील्ड में काम करते हैं, मेरे ख्याल से हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस मीडिया की समझ होनी चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो कंटेंट भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो इस नए माध्यम से ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब की जानकारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपको बधाई कि इस विषय पर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, हाल ही में किताब भी हमने लिखी है। तो जितना हम कोशिश कर सकते थे रिसर्च करके, और जो अलग अलग आयाम है न्यू मीडिया के, उसको हमने अपनी इस किताब में रखा है, उसके बारे में हमने बातचीत की है। तो आज इन्हीं सब विषयों पे आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले जो आपने बात की कि न्यू मीडिया आखिर है क्या, कि जी। हम लोग बातचीत करते हैं न्यू मीडिया की, और बहुत से लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन भी है कि क्या किसी एक मीडियम को न्यू मीडियम कहा जा सकता है कि नहीं, क्यों ना हम इसको डिजिटल मीडिया कहें। तो वो तो अलग चीज है, एकेडमिक्स में इस तरह के डिबेट्स, डिस्कशंस चलते रहते हैं।
पर जहां तक मेरी समझ है और जहां तक मैंने जो रिसर्च किया है, मुझे लगता है कि न्यू मीडिया है न्यू वेज ऑफ पैकेजिंग ऑफ कंटेंट। यानी कि आप कोई भी कंटेंट है उसको अलग अलग तरीके से किस तरह से पैकेज कर सकते हैं, किस तरह से उसको डिसैमिनेट लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है, आज का जो ऑडियंस है, वो जो कंटेंट है वो अलग अलग तरीके से कंज्यूम कर रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए आप छोटे बच्चों को ले, टीनेजर्स को ले, उनके लिए इंस्टाग्राम एक मीडियम है, वो रील्स देखना पसंद करते हैं, वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं। जी तो क्योंकि जो आपका कंज्यूमर है वो अलग अलग तरीके से कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए हमारी, मेरे ख्याल से जो लोग मीडिया में हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस कंटेंट को अलग अलग तरीके से बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। तो ये मोटा मोटा मतलब जो न्यू मीडिया है, न्यू वेज ऑफ पैकेजिंग ऑफ कंटेंट। पर न्यू मीडिया की जब हम बात करते हैं तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। और अगर हम कंपेयर करें इसको कि लेगेसी मीडिया क्या है या हम ओल्ड मीडिया जो बोलते हैं उससे अगर हम कंपेयर करें, तो आज हमारी क्या स्थिति है इस मीडियम को लेकर, इंडिया में भी और अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर आप पिछले सालों, कुछ सालों की बात करें और अगर आप डेवलपमेंट्स की बात करें, जैसे कम्युनिकेशन में ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनको हम लेबल कर सकते हैं रेवोल्यूशन, तो सबसे पहली चीज जाहिर सी बात है आती है कि भाई प्रिंट मीडियम। यानी कि उससे पहले लोग केवल लिखकर ही अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते थे। तो जैसे ही आपका प्रिंटिंग प्रेस आया, मास प्रोडक्शन कंटेंट का पॉसिबल हुआ और मास डिसेमिनेशन भी पॉसिबल हुआ, और उससे क्या हुआ कि जो कंटेंट है ज्यादा लोगों तक जी पहुंचने लगा। ये एक बहुत अच्छी चीज हुई थी और जिसको हम रेवोल्यूशन बोल सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि उससे पहले नहीं था। जी दूसरी जो डेवलपमेंट आप हम लोग मानते हैं जो कम्युनिकेशन में हुई, वो थी टेलीग्राफ की, टेलीफोन की। यानी कि आप कोई दूर व्यक्ति स्थित है और आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो एक माध्यम था टेक्स्ट बेस्ड जो कि आपका टेलीग्राम है, और एक माध्यम था आपका टेलीफोन जो कि वॉइस बेस्ड कॉन्वर्सेशन था। तीसरी जो डेवलपमेंट है वो है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उसको हार्नेस करना, यानी कि आपका रेडियो हो गया, आपका टेलीविजन हो गया। फिर आया आपका फोटोग्राफी, सिनेमा, जिसमें आप कोई भी कंटेंट को किसी भी हार्ड डिवाइस में सेव करके रख रहे हो, रील्स के अंदर सेव करके रख रहे हो वो। और फिर आपका आया इंटरनेट। अब आप ये देखिए, अगर हम पीछे मुड़ के देखें कि किस मीडियम में क्या स्ट्रेंथ थी, तो हर एक वो मीडियम, जैसे मान लीजिए आप अगर प्रिंट की बात करते हैं, तो वो केवल एक प्रिंट ही था। यानी कि आपके हाथ में कुछ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो रेडियो है आप केवल उसको सुन सकते हैं, जो टेलीविजन है आप केवल उसको देख सकते हैं। आज के समय में क्योंकि इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, और जब हम न्यू मीडिया की बात करते हैं, तो वहां पे हम ऐसी एक सिचुएशन में पहुंचे हैं कि हम अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम वहां पे पढ़ भी सकते हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट भी है, हम वहां पे उस कंटेंट को सुन भी सकते हैं, हम वहां पर उस कंटेंट को देख भी सकते हैं, और हम वहां पर उस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ यानी कि जो इंटरेक्टिव स्टोरीज है वो है। हाँ तो जो सबसे बड़ी चीज है न्यू मीडिया को लेकर, उसमें यह है कि नाउ ऑल अदर मीडिया फॉर्मेट्स, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो पिक्चर्स है, चाहे वो टेक्स्ट है, दे आर रिजाइडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो बैठे बिल्कुल हुए हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि कुछ लोग जैसे होते हैं कि किसी को ऑडियो सुनना पसंद है, ऑडियो सुनकर उनको समझ में आता है, किसी को वीडियो देखना पसंद है, किसी को शॉर्ट वीडियो देखना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। तो आपको ये एक मौका मिला है जहां पर आप हर तरह के लोगों की जो एक कंजम्पशन नीड है कि किस तरह से वो कंटेंट को कंज्यूम करें, उसको आप अब कैटर कर सकते हो न्यू मीडिया की वजह से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो बहुत अच्छी है, कि जब हम बात करते हैं बाकी जितने भी डेवलपमेंट्स हुए पास्ट में, तो जैसे आप न्यूज़पेपर की बात करिए, तो न्यूज़पेपर मास कम्युनिकेशन का मीडियम था। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर निकाला, आप बहुत सारे लोगों तक उससे पहुंच गए। जब आप टेलीफोन टेलीग्राम की बात करते हैं तो वो वन ऑन वन मीडियम था, यानी कि आपस में आप बातचीत कर रहे हैं। फिर आपका सिनेमा भी मास मीडियम था। तो उसमें क्या हो रहा है कि न्यू मीडिया में ये आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ पे मास कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। आप ब्रॉडकास्ट करिए, लाइव ब्रॉडकास्ट करिए, आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं।
आप ग्रुप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, आपके पास चैट रूम्स हैं, आपके पास सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो हैं। आप वन ऑन वन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास मैसेजिंग वाली सुविधा है, सब कुछ है। तो जरूरी नहीं है आपको सबसे बात करनी, आप एक दूसरे के साथ भी बात कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी पहले कभी नहीं थी, जो आज के टाइम पे है न्यू मीडिया की वजह से, जहां पर ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशंस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडिया। तो हाँ, ये तो मोटा मोटा मतलब हमें, मुझे लगता है कि पहले समझने की जरूरत है कि न्यू मीडिया है क्या, ठीक। उसके पॉजिटिव्स क्या है, ऑफ कोर्स लाइक इसके वीकनेसेस भी हैं, लिमिटेशंस हाँ, भी हैं, जिसकी हम बात करेंगे। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि मेरे नजरिए में दिस इज व्हाट न्यू मीडिया इज एंड दिस इज वेयर न्यू मीडिया स्टैंड्स राइट नाउ। अनुभूति मुझको एक चीज लगती है, आपने इसकी टेक्नोलॉजिकल स्कोप, इसकी जितनी संभावनाएं हैं, जितना हम्म आसमान खुला हुआ है इसका, उसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया। मैं एक दूसरी चीज समझना चाहता हूं कि इसकी जो टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज हैं, तकनीकी संभावनाएं जितनी है इस न्यू मीडिया की, इसकी वजह से कंटेंट कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, कितना इसके प्रभाव में आ रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूं या हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, मुझको इसको पोस्ट करते ही यूट्यूब पर दिखने लगेगा कि इसको कितने लोग देख रहे हैं। मुझको भीतर एडमिन पेज पे दिखने लगेगा कि इस इंटरव्यू को एवरेज कितनी देर लोगों ने देखा है, कितनी देर में लोग इसको छोड़ के निकल गए हैं। 6 मिनट में, 12 मिनट में, 18 मिनट में कब निकल गए हैं छोड़कर, एवरेज ये दिखेगा मुझको। मुझको ये दिखेगा कि इसको आ, औरत और मर्द इन्होंने कितना देखा है, जेंडर मुझको दिख जाएगा लोगों का परसेंटेज में। मुझको ये भी दिखेगा कि किस एज ग्रुप के लोगों ने इसको कितना देखा है। अब अगर मैं इस एनालिटिक्स का यूज करता हूं, तो मेरे आगे के जो एडिटोरियल डिसीजंस हैं, मैं किसको इंटरव्यू करूं, क्या मैं एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू करूं, क्या मैं एक ब्यूरोक्रेट को इंटरव्यू करूं, या फिल्म स्टार को इंटरव्यू करूं, ये तमाम डिसीजंस जो हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से इन्फ्लुएंस होने लगेंगे। जो अखबार के वक्त, मैं तो पुराना अखबार के वक्त का आदमी हूं, तो मैं उसी नजरिए से देखता था। उस वक्त भूले भटके लोग कभी लेटर टू एडिटर लिखकर बतलाते थे कि ये अच्छा था, ये बुरा था, और कोई रिएक्शन नहीं रहते थे। मैंने बीबीसी के बारे में कई बरस पहले सुना था कि उनकी एक एडिटोरियल पॉलिसी थी कि उनके कंटेंट के ऊपर जो रिएक्शन आते थे, उन रिएक्शंस को वो अपने उन कंटेंट राइटर तक नहीं ले जाते थे, ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो उससे। आज हालत यह है कि मैं चाहूं ना चाहूं, रात 2 बजे भी मेरी नींद खुलती है तो मैं देखता हूं कि यूट्यूब पर कौन सा वीडियो कैसा चल रहा है, उसको दुनिया के किस हिस्से के लोग देख रहे हैं, ये तक मुझको देखने मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खड़ी की हैं जो आप बतला रही हैं, लेकिन मुझको एक खतरा ये दिखता है कि कंटेंट बहुत बुरी तरह इन्फ्लुएंस करने की ताकत भी इस टेक्नोलॉजी में है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। हम्म, अल्टीमेटली जो हम कंटेंट बना रहे हैं, वो हम अपने ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि वो जो कंटेंट हमने ऑडियंस के लिए बनाया है, जी, वो हमने तो सोच के बना लिया कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है, पर जी, उनके लिए वाकई वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। हाँ, अब जैसे देखिए, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं आज के टाइम पे। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखिए, तो कुछ ही तरह की स्टोरीज आपको न्यूज़पेपर्स में या टेलीविजन में दिखाई देंगी। आपको जी, पॉलिटिक्स दिख जाएगा, आपको स्पोर्ट्स दिख जाएगा, बट बहुत सारे ऐसे अपने देश में अलग अलग जगह हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो हमें देखने को ही नहीं मिलती हैं। हाँ, तो मान लीजिए कल को आपने कोई स्टोरी डाली और नीचे आपको कोई कमेंट ही लिख रहा है कि भैया ये तो चीज हमारे यहाँ पर भी हो रही है। हाँ, ये अगर मान लीजिए आपके स्पोर्ट्स पे कुछ हो रहा है, तो आप यहाँ पर भी आकर कुछ देखिए, यहाँ पर भी कुछ हो रहा है। हम्म, तो वो भी, उनकी भी आवाज सुनना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे ख्याल से दिल्ली या मुंबई और मेट्रो में बैठे हुए लोगों की आवाज बिल्कुल, सुनना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, तो मुझे ये लगता है कि जरूरी है, पर वो देखना पड़ेगा कि जो एडिटर्स हैं, जो हम्म, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस किस तरह से ना हो। हम ये बहुत, चाहते हैं कि फीडबैक तो आए,
और फीडबैक हमें ये समझने में मदद करे कि हमारा जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। पहली बात तो ये है कि कोई पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आपने तो अखबार निकाल दिया। हाँ अब पहले तो क्या होता था कि हम 1 साल में 2 साल में सर्वे होते थे, तब हमें पता चलता था ये सर्कुलेशन है या ये रीडरशिप है या ये व्यूअरशिप है। हाँ आज के टाइम पे तो आपने अभी अपलोड करेंगे इस वीडियो को, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने पसंद किया, नहीं पसंद किया। हाँ तो वो आपके लिए जरूरी है। पहला तो लोगों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हाँ दूसरा, उनकी पसंद, हम ये नहीं बोलते हैं कि ऑडियंस को जो पसंद है आपको वही तैयार करना है, पर उनके व्यू पॉइंट्स को लेना और वो किस तरह से चीजों को देखना पसंद करते हैं, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो भी हम लोगों को हम्म, सोचना चाहिए। और ये माध्यम और ये मीडिया वो अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है। हम्म, बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं, पहले नहीं शायद ऐसे होता था कि हम्म, आप ऑडियंस से पूछते थे कि आप किस तरह की स्टोरी देखना पसंद करेंगे हाँ या किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे। आज के समय में क्राउड सोर्सिंग, मतलब आप कंटेंट भी क्राउड सोर्स कर रहे हैं, हाँ आप न्यूज आइडियाज भी क्राउड सोर्स कर रहे हैं। हाँ हमारे इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड हाँ न्यूज़पेपर्स जो हैं या जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो पूछते हैं अपने ऑडियंस से, जब वो हाँ एक स्टोरी कर रहे हैं, मान लीजिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हम मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का ही इंटरव्यू कर रहे हैं, तो क्यों ना ऑडियंस से, क्यों ना लोगों से पूछा जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस उनसे मैं पूछे जाएं। मैं जरा सी एक दखल देना चाहूंगा। आपने हाँ। बहुत ही नामुमकिन किस्म की बात अभी कही है। नहीं नहीं, हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे देश की जनता किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर सुनना चाहेंगी। हम्म, तो ये सारी चीज, और बहुत से जर्नलिस्ट कर भी रहे हैं, हम देखते हैं, बिकॉज हम पढ़ाते हैं न्यू मीडिया, हम एकेडमिक्स में हैं, तो बहुत से जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट से जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। एंड आई हैव सीन, द मोमेंट दे गो फॉर इंटरव्यू, बिफोर दैट दे डू आस्क देयर ऑडियंस कि हाँ भैया कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लगता है हाँ हमें पूछने। हाँ तो क्राउड सोर्सिंग आइडियाज, हाँ उसके लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोगों तक आपका कंटेंट पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। बट एक जो गड़बड़ हो जाती है, जो हम हो भी रही है न्यूज रूम्स में, वो ये है कि पहले क्या था कि ठीक है, मीडिया डिसाइड कर रहा था कि ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इन पे स्टोरी होनी चाहिए। पर आज के समय में ये है कि न्यूज रूम में सबसे पहली चीज मॉर्निंग में ये होती है कि देखिए ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है, हाँ फेसबुक पे हाँ क्या ट्रेंड कर रहा है, हाँ आपका गूगल ट्रेंड्स पे क्या ट्रेंडिंग है, तो उसी को लेकर आप न्यूज बनाओ। बिल्कुल। एक तरह से ठीक है, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लोग उनको पढ़ना चाहेंगे। पर वहां पे जो ट्रेंड हो रहा है, कोई भी चीज ट्रेंड करवा भी सकता है। करवा भी सकते हैं, करवा भी रहे तो हैं वो एक्चुअली। करवा भी रहे तो वो मैनिपुलेशन भी हो जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बचने की जरूरत है। और वहीं पर जो एडिटोरियल कंट्रोल है वो आता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो न्यू मीडिया है, जो नया माध्यम है, अगर जो लोग पहले जो लेगेसी मीडिया हैंडल करते थे, सीनियर जर्नलिस्ट, वो लोग अभी इसको भी बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। हाँ पर जो यंग लोग हैं वो हाँ शायद दे फॉल फॉर ऑल दीज थिंग्स कि भाई हाँ ये ट्रेंड कर रहे हैं, चलिए इसी पे कंटेंट हम तैयार हाँ कर देते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचने की जरूरत बिना बिना दूसरी विजडम या बिना दूसरे लॉजिक का इस्तेमाल किए हुए सिर्फ है। ट्रेंड देखकर डिसीजन ले लेते हैं कुछ लोग। ये आपने हम्म। क्वेश्चंस के जो क्राउड सोर्सिंग की बात कही, तो इससे मुझको एक बड़ी दिलचस्प बात याद आई। इसी हम्म। सीरीज में मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले तुषार गांधी को इंटरव्यू किया। जी। तो मैंने व्हाट्सएप पे मेरे ऐसे 2-3 दर्जन दोस्तों को मैंने लिखा कि हम्म। मैं तुषार गांधी को कुछ देर में इंटरव्यू करने जा रहा हूं, आपके पास कोई सवाल है क्या। ये उन हम्म। दोस्तों को भेजा था जिनके बारे में मुझको लगता था कि वो शायद गांधी या तुषार गांधी या आज की वैल्यूज को लेके कुछ दिलचस्पी रखते हैं। हम्म। 15-20 मिनट बाद जब तुषार का इंटरव्यू शुरू किया, उस वक्त तक मेरे पास करीब 250 सवाल आ चुके थे। देखिए, आपने खुद ने क्राउड सोर्सिंग किया। और जब तुषार का मैंने इंटरव्यू शुरू किया, तो 2 एपिसोड में 80 मिनट और शायद 10-15 मिनट और करीब 100 मिनट हम हम्म। लोगों ने इंटरव्यू हम्म। किया। और फिर आखिरी में मैंने उनसे कहा कि तुषार, मेरे 200 सवाल जो लोगों के भेजे हुए हैं वो अभी तक मैं शुरू भी नहीं कर पाया हूं, तो हमको इसको किसी और दिन करना होगा। जी तो जी जी। क्राउड सोर्सिंग का मेरा एक्सपीरियंस इतना रिच रहा
मुझको दोस्तों हम्म ने 10-15 दोस्तों ने ही मिलके 200 से ज्यादा सवाल भेजे, जिसमें से हम्म। कुछ रिपीट हो रहे थे, लेकिन बहुत से सवाल बड़े रिलेवेंट थे बिल्कुल। जो मैंने खुद हम्म होके नहीं सोचे थे। तो हम्म। ये आपने क्राउड सोर्सिंग उसको बड़ा अच्छा कहा, और मुझको एक मिसाल उसकी याद आ गई। अब बिल्कुल। मुझको एक चीज आप बतलाइए कि आज जी। मेरे हाथ में ये है कि मैं किसी वेबसाइट पे अगर टेक्स्ट देख रहा हूं, तो मैं उसको ऑडियो फॉर्मेट में सुन भी सकता हूं पढ़ने के बजाय। हम्म अगर मुझको हम्म अपनी आंखें स्क्रीन पे रखनी है, दूसरी स्क्रीन पे, तो मैं हम्म अपने मोबाइल पे उस टेक्स्ट को सुन सकता हूं। ऐसा बहुत सी हम्म। वेबसाइटें ये सुविधा जी। देने लगी हैं। या मैं साइकिल चलाता हूं तो उस वक्त मैं पॉडकास्ट सुन सकता हूं, मैं देख नहीं सकता। हम्म एक कमी जो मुझको लग रही है, कल मैं आपसे बातचीत में बतला भी रहा था, कि जो डिजिटल मीडिया भी जो है अभी, इसमें जिस पैकेज में पॉडकास्ट आते हैं, 30 मिनट का बीबीसी का पॉडकास्ट है जैसे, उसमें छह हम्म या सात या नौ न्यूज स्टोरीज जो हैं वो एक सीक्वेंस में है, उसमें से हम्म कोई मेरे दिलचस्पी की नहीं है। तो वो हम्म मेन्यू अभी मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उनमें हम्म से कुछ को बाहर कर दूं और कुछ एक हम्म को सुनूं, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं उसको हम्म। बार बार फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता उस अंदाज में। बिल्कुल। हम्म तो आपको क्या लगता है कि हम कितने दूर हैं उससे? मुझको ऐसे कितने दिन और झेलना पड़ेगा? कितने महीने हम्म बाद मुझको ऐसी सहूलियत मिलने लगेगी कि मैं मेन्यू को सेलेक्ट कर सकूं कि मुझको हम्म यूक्रेन नहीं चाहिए आज, मुझको आज क्रिकेट नहीं चाहिए, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो हम्म पॉडकास्ट में या जो यूट्यूब है या ऐसी दूसरी जगह हैं, इनमें हम्म कंटेंट सिलेक्शन ये हम्म। ऑडियंस या रीडर के हाथ में कब तक आएगा आपको लगता है? देखिए, एक चीज तो हमारे हाथ में आई गई है कि भाई हमने पढ़ने से ज्यादा सुनना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि सुनने के साथ साथ और भी कई काम हो सकते हैं। बिल्कुल। और अब जो आप बात बोल रहे हो कि एक पॉडकास्ट के अंदर मुझे एक पर्टिकुलर ही सीक्वेंस चाहिए या वही मॉड्यूल सुनना है, तो ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, हम वो जब हम किताब लिख रहे थे तो हम देख रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स और किस किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स हैं। तो हम्म। एक जो जॉब प्रोफाइल्स मुझे अभी याद आ रहा है, वो आ रहा है मैनेजर सर्च एंड पर्सनलाइजेशन। अच्छा। यानी कि वो किस तरह से जो लोग सर्च करते हैं और उनके लिए किस तरह से आप पर्सनलाइज कंटेंट तैयार करें। तो अच्छा। इस पे काम हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आज के समय में जो कि आपने जो बात बोली वो कोई जर्नलिस्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए वो इंसान जिसको टेक्नोलॉजी की जानकारी है, वो इसके अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। हम्म। तो ये दो लोग जो एक तो कंटेंट जो क्रिएट करते हैं, और हम्म। उस कंटेंट को किस तरह से पैकेज किया जाए, जहां पर आपके जो इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी मान लीजिए, चाहे डिजाइनर्स आप मान लीजिए, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये लोग जो दो ग्रुप हैं लोगों के, व्हेन दे कम टुगेदर, या। then we'll see lot of such possibilities wherein you will only see content which you are interested in। और वो अभी भी हो रहा है। चलो पॉडकास्ट क्योंकि वो एक यूनिट है, उसमें से हाँ। आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने में फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है। हाँ। पर देखिए, आप अगर अपना फेसबुक भी देखते हैं या आप अपना ट्विटर भी देखते हैं या हाँ। यूट्यूब देखते हैं, तो उसमें है आपके रिकमेंडेशन इंजन है। हाँ। वो आपको जो भी आप सर्च कर रहे हो, जो भी आप वीडियोस आप देख रहे हैं, तो अब उनका वो आपको स्टडी करता है, स्टोर करता है कि किस तरह की आपकी पसंद है। जी जी। और नेक्स्ट टाइम पे उनका रिकमेंडेशन इंजीनियर रेकमेंड करता है वीडियोस विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू। हम्म। तो ये तो हो ही गया, पर्सनलाइजेशन इन अ वे इज हैपनिंग राइट नाउ। हाँ। तो हाँ। धीरे धीरे ये सारे डेवलपमेंट्स होंगे और होपफुली वेरी सुन पॉडकास्ट में भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में भी ऐसा आएगा कि आप यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड यू विल बी एबल टू लिसन टू दैट। हाँ। हो मेरे। सकता है जैसे जी। कि सॉरी, जैसे कि स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में जी। आप एक वर्ड हाईलाइट कर दीजिए हाँ। और आपको वो वहां पर लेके चला जाए। सो दैट हाँ। पॉसिबिलिटी इज देयर। आई मीन इट्स हाँ। नॉट वेरी फार कि वो नहीं हो सकता है या वो पॉसिबल नहीं है। जी। आपकी चूंकि बहुत से लोगों से नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे मुलाकात होती है, तो मैं इसलिए ये कोशिश कर रहा था कि आपकी दखल से रोज सुबह के हम्म। मेरे कुछ मिनट बच जाएं, कुछ मिनट खराब होने से बच जाएं।
हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए मैं अपनी एक जरूरत आपके सामने रख रहा था कि ऐसा एक सिलेक्शन की चॉइस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब कभी आपका वास्ता पड़े इन लोगों से जो ऐसा काम करते हैं, तो उनको जरूर सुझाइए कि आप अपने कंज्यूमर को ये चॉइस दीजिए कि जो उनको नहीं चाहिए सब्जेक्ट, जैसे फेसबुक पे मैं और आप, मुझको लग रहा है कि आप थाईलैंड घूमने गई हैं और 1 महीने तक आप केवल थाईलैंड के फोटो पोस्ट कर रही हैं, तो मैं आपको 30 दिनों के लिए स्नूज कर सकता हूँ कि 30 दिन आपका पोस्ट मुझको न दिखे, ऐसा मैं कर सकता हूँ। ऐसा ही मुझको लगता है कुछ और मीडियम में रहना चाहिए कि मुझको वहां कोसोवो का अगर नहीं देखना है या सूडान, मुझको उतना रिश्ता नहीं है उससे मेरा, तो मैं उसको छोड़ सकूं, उसको बाहर कर सकूं सिलेक्शन से। देखते हैं कितने दिनों में ऐसा होता है। अब मुझको एक चीज थोड़ा सा ये समझाइए कि मैं ये YouTube की नई टेक्नोलॉजी में भी मैंने ये काम शुरू किया ही है, मैं इसमें सीख रहा हूँ रोज। दूसरी तरफ मैं पूरी जिंदगी अखबार से कमाया खाया हुआ हूँ, अखबार की ही नौकरी की हुई है। एक चीज मुझको बतलाइए, जो न्यू मीडियम की आप बात कर रही हैं, तो जाहिर है कि हर मीडियम किसी न किसी दूसरे मीडियम की जगह को इनक्रोच करता है। आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल न्यू मीडियम से जितने भी हैं, चाहे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या कोई और डिवाइसेस आ जाएंगी, इनके सामने प्रिंट जो है ये आपको कितने साल का कैसा फ्यूचर इसका दिखता है? देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है प्रिंट का। तो अभी पैंडमिक मार्च 2020 में बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया, ठीक है, ताकि अपना इसका कोविड-19 के स्प्रेड को रोक सकें। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ऑलमोस्ट मतलब विद इन फ्यू डेज बंद हो गए, कि बंद हो। वेंडर्स भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। बिल्कुल। जो RWAs एसोसिएशन थी उन्होंने उनका अंदर आना बंद कर दिया, और तुरंत ऐसा हुआ कि प्रिंट से लोग ई न्यूज़पेपर पे पहुंच गए। राइट, ओवरनाइट हुआ कि भाई नहीं आ रहे हैं तो ई न्यूज़पेपर। थोड़े दिन उन्होंने पढ़ा, उसके बाद हर किसी को ये लगा कि नहीं, मेरा जो सुबह का अखबार है मेरे हाथ में आना चाहिए। और उस टाइम पे मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया ने और 2-3 और न्यूज़पेपर्स ने, क्योंकि सबको डर है, आज के टाइम पे सबको डर है कि भाई जो डिजिटल है वो प्रिंट को ओवरशैडो कर देगा। तो उस टाइम पे इन लोगों ने भी कैंपेन चलाए। बट आप ये देखिए ना, कितने ऐसे लोग हैं, चाहे उन्होंने देख लिया कि हाँ जो न्यूज है आपको प्रिंट के बजाय डिजिटल से मिल सकती है, आराम से मिल सकती है, आपको बस सब्सक्राइब करना है और आपको मिल जाएगी। बट स्टिल जितने भी लोग न्यूज़पेपर खरीदते थे, जैसे ही सब ठीक हुआ सबने दोबारा से खरीदना शुरू किया। बिल्कुल। राइट, तो वो एक हम लोगों की आदत भी है कि भाई खास तौर से जो हमारी जनरेशन है कि हमें सुबह न्यूज़पेपर चाहिए चाहिए, मुझे पढ़ना है। पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई एक नया मीडियम आता है वो तो डिस्प्लेस तो करेगा ही जो ऑलरेडी है, या जो उसको, क्योंकि उसको अपनी जगह बनानी है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। कोई भी मीडियम किसी भी मीडियम को ये नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म कर देगा। अगर ऐसा होता तो रेडियो के आने के बाद न्यूज़पेपर चला जाता, या टेलीविजन के आने के बाद न्यूज़पेपर चला जाता। बट ये सारे के सारे अभी एग्जिस्ट करते हैं, और इसलिए करते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मतलब एक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको एक मीडियम पसंद। हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, और ये सारे मीडियम इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात देखें तो ठीक है, वहां पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स दे हैव टू शट देयर शॉप। बट इंडिया में अभी भी न्यूज़पेपर ग्रो कर रहा है, उस स्पीड से नहीं कर रहा होगा जिससे कि डिजिटल कर रहा है। अब पैंडेमिक के टाइम पे जो सबसे ज्यादा ग्रोथ, अगर फिकी की आप रिपोर्ट देखें तो गेम्स की, ऑनलाइन गेम्स की थी। उसके बाद आपके जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और ये जो जो न्यूज है उनकी थी। तो डिजिटल तो ग्रो कर रहा है एट अ वेरी फास्ट पेस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल हु आर बीइंग एडेड टू दिस कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स। बिल्कुल। बट न्यूज़पेपर भी ऐसा नहीं है कि कोई बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, बिकॉज पीपल स्टिल हैव दैट इंटरेस्ट की हाथ में पकड़ के, जैसे आज भी आप मुझे बोल देंगे, अभी हम कल परसों किसी का हमें पास आया रिव्यू करने के लिए, किसी पब्लिशर का, और उन्होंने बोला कि आप ये रिव्यू करेंगे, हम आपको ऑनलाइन 4 या 5 इसकी बुक आपको दे देंगे। हमने कहा हम ऑनलाइन नहीं पढ़ते, हमें ऑनलाइन बुक पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, हमारे हाथ में किताब होना चाहिए।
तो वो है, बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा यंग जनरेशन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये हमने तो फिर भी बचा के रखा है, हम इसने अपना इस, अभी भी न्यूज़पेपर इसने पढ़ते हैं। स्मार्टफोन से ही शुरुआत की है। जी, जो इस मीडियम के साथ पल और बढ़ रहे हैं, हम्म, वहां पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो हम्म, केवल यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं देखते, वो वीडियो उस स्पीड से भी नहीं देखते जिससे हम देखते हैं। हाँ वो उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड मोड में देखते बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल। 2 टाइम्स उसकी स्पीड हाँ होनी चाहिए। हाँ हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे, तुम ये तो बहुत गलत है, साइकोलॉजिकल बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें, कि तुम्हें पेस ही नहीं पता है कि कॉन्वर्सेशन की क्या है। हाँ हाँ दिस सेड कि नहीं नहीं, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए हाँ इसको, हमें बस अपना जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आ जानी चाहिए। एक बार हमने अपने बेटे को बोला कि आई सेड कि ये स्पीच सुन लो। हाँ ही सेड कि ये स्पीच जब यूट्यूब पे आएगी ना तब सुनेंगे हम उसको हाँ फास्ट फॉरवर्ड में, हम हाँ टेलीविजन नहीं हाँ सुन सकते। हाँ ये एक प्रॉब्लम आएगा। हाँ और इसके लिए देखिए, ये स्कूल लेवल पर जो रीडिंग है, राइटिंग है, उस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हम्म स्मार्टफोन चाहे कुछ भी बोलो, हम तो न्यू मीडिया पढ़ाते हैं, हम्म और हमें लगता है ये हमारा मीडियम है, बट आई स्टिल फील कि इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, और खास तौर से यंगर जनरेशन के लिए। तो थोड़ा सा इसका लिमिटेड अगर यूज हो तो अच्छा है, सो हम्म, दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टॉप रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हाँ। मैं अनुभूति एक चीज देख रहा हूँ। मैं पूरी जिंदगी से अखबार में ही काम कर रहा हूँ, अभी भी करता हूँ रोज। एक मुझको दिक्कत लग रही है कि जो न्यूज़पेपर की जो साइकोलॉजी है काम करने वालों की, एडिटर्स की, पब्लिशर की, वो अभी तक इस बात को रियलाइज नहीं कर पाई है कि जो खबरों का पैकेज वो रोज सुबह लोगों के सामने रख रहे हैं, उसमें से अधिकतर खबरें अधिकतर लोग पहले देख चुके हैं। चाहे वो ट्विटर पे देख चुके हैं, चाहे रेडियो टीवी पे, चाहे अपने मोबाइल फोन पर। आप उसी चीज को उनके सामने 10 घंटे 12 घंटे बाद रख रहे हैं। शाम 7 बजे के एक्सीडेंट को सुबह 7 बजे आप परोस रहे हैं। लोग उसको पढ़ चुके हैं। तो मुझको ये लगता है कि जो प्लेन खबरें हैं, फैक्ट्स जो हैं, उनमें एक वैल्यू एडिशन करके, उसको एनालाइज करके, वैल्यू एडिशन करके, उसमें कोई और चीजें जोड़कर जो कि उन्होंने कहीं और ना पढ़ी, ये काम जो अखबारों को करना चाहिए वो कम अखबार करते दिख रहे हैं, ज्यादा अखबार ऐसा करते नहीं दिख रहे। तो मुझको ये लगता है कि जो डिजिटल मीडियम में खबरों को पहले देख चुके हैं, वो उन खबरों में दिलचस्पी सुबह के अखबारों में उनकी बहुत कम रह गई है, बहुत कम है। ऐसे में जो एक एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ, जो वैल्यू एडिशन के साथ, या जो ओपिनियन और एनालिसिस जोड़कर जो काम कर सकते हैं अखबार, शायद उनका भविष्य ज्यादा लंबा होगा। और जो सिर्फ खबरों पे टिके हुए हैं 20 साल पहले की तरह, कि हम 20 साल पहले भी ऐसे ही निकालते थे, शायद उन खबरों का बाजार अब सुबह उस तरह से नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोग बिल्कुल उसको बिल्कुल। कंज्यूम कर चुके हैं, पहले देख चुके हैं पहले। ऐसा हम्म लगता है मुझको। देखिए, हम अपने स्टूडेंट्स को ये बात बहुत बार क्लास में बोलते हैं कि आज के समय में हर हम्म, एक व्यक्ति जिसके जेब में स्मार्टफोन है, हम्म, वो अपने साथ एक न्यूज रूम लेकर घूम रहा है। बिल्कुल। और वो जो हम लोग भी पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को कि भाई जब हम न्यूज न्यूज राइटिंग की बात करते हैं, 5Ws 1H, हम्म, ऐसे आज अगर मान लीजिए बाहर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, और एक 8 साल का भी बच्चा है और उसके हाथ में स्मार्टफोन है, व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, यस, हाउ इट ये तो हैपन। सारा, हाउ इट हैपेंड, राइट, ये तो सारा वो भी बता देगा आपको, बिल्कुल। रिकॉर्ड कर देगा, वीडियो अपलोड कर देगा, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं। जी। तो अब आपको, आप अपने आप को, हम स्टूडेंट से यही बोलते हैं कि किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे उन लोगों के साथ, हाँ उनसे जो हाँ ये तीनों चीजें तो बता ही रहे हैं। हाँ तो बहुत ज्यादा जरूरी है वाई और हाउ पे फोकस करना। हाँ क्यों हुआ, हाँ कैसे हुआ, हाँ, बाकी तो तीन का, व्हाट, व्हेन, वेयर, बिल्कुल तो कोई भी बिल्कुल। बता देगा। तो ये ये हम दो अपने स्टूडेंट विजिबल नहीं है। ये हम दो जो हमेशा हैं, बोलते ये दो हैं। जो हैं कैमरे से कैप्चर नहीं हो रहे हैं, मोबाइल कैमरे से। एग्जैक्टली इसको आपको एग्जैक्टली। एक्सप्लेन करना है। यू नीड ए जर्नलिस्ट टू डू इट। यस, तो वही हम उनको बोलते हैं कि नाउ
इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर यू एंड यू हैव टू डिग डीपर। आपको तो बहुत उसके अंदर तक जाने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑडियंस आपका कंटेंट देखे या पढ़े। अदरवाइज बिल्कुल वही है, हम भी शाम को जब फेसबुक पे होते हैं, ट्विटर पे होते हैं और सुबह मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर उठाते हैं तो हमें बहुत बार लगता है कि अरे ये तो देखा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं। तो more analysis, more opinion pieces are required nowadays, and this is how we need to train our students. ये वो जो मुझको इजी जर्नलिज्म है कि ये हाँ, क्या हुआ, कब हुआ, हाँ, कैसे वो हुआ, वो तो सब कोई भी कर देगा आज के हाँ, टाइम। हाँ। मैं खासकर इसको प्रिंट के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी मान रहा हूं कि अगर प्रिंट को जिंदा रहना है, कंपटीशन में रहना है, कंपटीशन नॉट विद जस्ट अनदर न्यूज़पेपर but competition with new media, competition with the Twitter. So you have to have some value addition in your work, in your content. बिल्कुल। ऐसा लगता है मुझको। मैं और प्रिंट का स्ट्रेंथ ही ये है क्योंकि प्रिंट में हम तो न्यूज के पहले 2 पेज तो खोलते ही नहीं आज के टाइम पे, केवल एक एडिटोरियल पेज खुलता है, वही पढ़ा जाता है, तो उसका स्ट्रेंथ वही है और उसी पे मेरे ख्याल से हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू।